सेशन में अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस चैप्टर से जुड़े एमसीक्यूज को देखेंगे और टर्म वन के अकॉर्डिंग जो हमारा पैटर्न है वो एमसीक्यूज का पैटर्न है। एमसीक्यूज हमारे नॉर्मल जो अभी तक बोर्ड एग्जाम्स होते थे वहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस थोड़े बहुत रहते थे, बट दिस टाइम पैटर्न हमारा कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये समझें कि हमारे चैप्टर जो सब्जेक्टिव हमारी आदत थी उनके लिखने की, वो अब एमसीक्यू फॉर्म में हम किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का, उनको अटेम्प्ट करने का अपना एक मेथड होता है। यहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड के पैटर्न से बिल्कुल रेलेवेंट है। बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। फोकस इस बात पे है मेरा कि स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मेरा फोकस ये नहीं है कि तुम लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दूँ और तुम लोगों को लगे अरे ये तो बड़ा जो है टफ क्वेश्चन है, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, या बहुत ईजी दे दूँ तो तुम लोगों को लगे कि अरे वाह सब हमको पता है। यहाँ पे फोकस ये है कि रेलेवेंट क्वेश्चंस रहें ताकि समझ में आ जाए कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई तुम लोगों को, अब 1 महीना बाकी रह गया है राउंड अबाउट, तो किस हिसाब से जो है क्वेश्चंस को टैकल करना है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू, हमने क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किए हैं, क्वेश्चंस के थ्रू तुम लोगों को चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको ये चैप्टर नहीं पता है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको भी यहाँ पे एमसीक्यूज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। केमिस्ट्री में आमतौर पे एक परसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का कि केमिस्ट्री रटने वाली चीज़ है। नो डाउट रटने वाली चीज़ है, पर अगर कुछ पर्टिकुलर ट्रिक्स एक सही तरीके से किया जाए तो इसमें सारी चीज़ें रटने वाली नहीं होती हैं। अभी यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे मेथड्स बताएंगे जिनसे तुम्हें याद करने में आसानी होगी। इस पूरे चैप्टर के तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको, हो सकता है इसमें से बहुत सारी बातें तुम्हें पहले से पता हो और हो सकता हो कुछ यहाँ पे आज पता चले। तो अब हम लोग जो है विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले रखे हैं और वन बाय वन हम जो है एक ऑर्डर में है क्वेश्चंस यहाँ पे, तो एक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलेंगे। रैंडम क्वेश्चंस हमने नहीं लिए, एक ऑर्डर वे में लिए। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास 4 रिएक्शंस है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये हमें पता करना है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, और इसको पहचानने के लिए यहाँ से एक बात याद रख लो अब, कि कभी भी आपको एक प्रोडक्ट मिले, आपको रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे मिलते हैं केमिकल इक्वेशन में, प्रोडक्ट्स राइट साइड पे मिलते हैं। जब भी आपको बस एक प्रोडक्ट मिलेगा तो आप कहोगे कि वो केमिकल इक्वेशन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम 4 ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को देखेंगे जहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट है। पहले ऑप्शन में 2 प्रोडक्ट हैं, CaO और CO2। दूसरे ऑप्शन में 2 प्रोडक्ट हैं, तीसरे ऑप्शन में भी 2 प्रोडक्ट हैं, बट ये लास्ट अकेला ऐसा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, जिसमें बस एक प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये जो है, इसमें तुम्हें देखो कहीं पर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम जो है मेमोराइज कर ले। मेमोराइज करने पे जाओगे तो बुक में तो कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, कितने सारे इसके एग्जाम्पल्स दे देगा, तो कैसे मेमोराइज करोगे? उनमें से कौन सा एग्जाम में आ जाए ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बस ऐसे ही पहचानते हैं। ये बिल्कुल श्योर शॉर्ट वे मेथड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का। इसमें कभी भी कोई कहीं से कोई फॉल्ट फ्लॉ नहीं आता है इसमें कहीं पे। तो हमें क्लियर कट ये याद रहना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक ही पहचान है, एक प्रोडक्ट। जहाँ पे भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। रिएक्टेंट्स से हमें कोई लेना देना नहीं, रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक होना चाहिए। आगे से जितने भी रिएक्शंस में एक प्रोडक्ट मिलेगा हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन हमने अभी देखा, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो तुम लोगों ने अपने बुक्स में पढ़ा भी होगा जब इस चैप्टर को पहली बार स्टडी किया होगा, सेकेंड होता है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान ये होती है कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट होता है। जैसे अभी हमने पीछे कॉम्बिनेशन में बताया कि बस एक प्रोडक्ट होता है, डिकॉम्पोजिशन को आइडेंटिफाई हम ऐसे करते हैं कि उसमें बस एक रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट मतलब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट सब्सटेंस। यहाँ पे पहले ऑप्शन में 2 रिएक्टेंट्स हैं, आयरन और कॉपर सल्फेट। दूसरे रिएक्शन में भी 2 रिएक्टेंट्स हैं दूसरे ऑप्शन में। तीसरे ऑप्शन में भी 2 रिएक्टेंट्स हैं।
लास्ट ऑप्शन अकेला ऐसा जिसमें बस एक रिएक्टेंट है आपके पास, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जितने भी होंगे उनको हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई पूछ ले अभी कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है इनमें से, तो हमने कॉम्बिनेशन का अभी पीछे बताया जिसमें एक प्रोडक्ट हो जो यहाँ पे दिख रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉम्बिनेशन अगर इसी में पूछा होता कि इसमें से कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये सेकंड वाला हो जाता। ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे सिंपलेस्ट जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, जहाँ पे आपको रिएक्शंस दिए रहेंगे और सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन। कैसे आइडेंटिफाई करना वो हम बता रहे हैं। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमें ये याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट होता है। जिस रिएक्शन में ना आपको एक रिएक्टेंट मिले और ना आपको एक भी प्रोडक्ट मिले, वो डिस्प्लेसमेंट में आता है इफ वहां पे एक मेटल और एक कंपाउंड रिएक्ट करें। किसी भी ऐसे रिएक्शन में जहां पे ना एक आपको रिएक्टेंट मिले ना आपको सिंगल प्रोडक्ट मिले, आपको रिएक्टेंट में साथ में एक मेटल और एक कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिले, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में मान लेते हैं। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है। आप सबसे पहले चेक करोगे एक रिएक्टेंट है क्या, अगर एक रिएक्टेंट है तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। एक प्रोडक्ट है क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो ना रिएक्शन है ना कॉम्बिनेशन है। उसमें अगर फिर आप ये देखो एलिमेंट और कंपाउंड इन दोनों का रिएक्शन करवाया है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एलिमेंट प्लस कोई कंपाउंड। पहले इसमें आते हैं ए पे। ऑप्शन ए में दो कंपाउंड का, दो, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन और एक कंपाउंड है सल्फर ऑक्साइड, बट यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है। और एक प्रोडक्ट के केस में आप डिस्प्लेसमेंट नहीं मान सकते, हमने कहा था ना एक प्रोडक्ट होगा ना सिंगल रिएक्टेंट होगा, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी में सिर्फ एक रिएक्टेंट है तो ये तो डिकम्पोजिशन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। और पहला वाला क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक प्रोडक्ट है। थर्ड ऑप्शन पे आओ। थर्ड ऑप्शन में आपके पास ना एक प्रोडक्ट है, ना यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, ना यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, दो दो रिएक्टेंट और दो दो प्रोडक्ट है। लेकिन जो रिएक्टेंट है उनमें से दोनों कंपाउंड्स हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलना चाहिए, जो कि आपको डी ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट मैग्नीशियम और एक कंपाउंड कॉपर सल्फेट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को ऐसे आइडेंटिफाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन की पॉसिबिलिटी को। कैसे, कॉम्बिनेशन के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, एक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। डिकम्पोजिशन के लिए आपको एक रिएक्टेंट चाहिए होता है, वो नहीं होना चाहिए। फाइनली डिस्प्लेसमेंट को आप चेक करने के लिए देख लोगे कि जब एक प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट नहीं मिलेगा तो आप ये देखोगे कि क्या जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है। अगर हाँ तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है डिस्प्लेसमेंट है। बी ऑप्शन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है क्योंकि एक प्रोडक्ट है। ए ऑप्शन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है क्योंकि एक प्रोडक्ट है और यहाँ पे एक रिएक्टेंट, सॉरी यहाँ पे एक रिएक्टेंट। अभी फोर्थ पे आते हैं। ये फोर्थ टाइप हो जाएगा रिएक्शन का। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट देखा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होते हैं जिनमें ना एक प्रोडक्ट होगा ना एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, उसमें दो रिएक्टेंट होंगे और दोनों कंपाउंड होंगे, एक भी का रिएक्टेंट एलिमेंट नहीं होगा। अगर डिकम्पोजिट डिस्प्लेसमेंट को देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ पे एक एलिमेंट होता था एक कंपाउंड। आपका जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें ना ही एक रिएक्टेंट होगा ना आपका एक प्रोडक्ट होगा, बल्कि यहाँ पे आपका एक कंपाउंड होगा और उसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड होगा। जो रिएक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब पहले पे आते हैं। पहले में आपके पास ना एक रिएक्टेंट है ना एक प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट हैं, लेकिन रिएक्टेंट में एक एलिमेंट एक कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का केस होता है, तो ये नहीं है। सेकेंड में एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसको हीट कर रहे हैं, ये हीटिंग का सिंबल होता है, और वो जो है डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ये डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है क्योंकि यहाँ एक रिएक्टेंट है। और जो थर्ड है इसमें आपके पास बस एक प्रोडक्ट है तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं। लास्ट वाले में अगर आप देखो तो ना एक रिएक्टेंट है ना एक प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पे दो कंपाउंड पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं,
तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट की जो कंडीशन थी उसको कर रहा है सेटिस्फाई, तो हम इस पे लगाएंगे टिक। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट अगर तुम लोग पीछे देखो तो यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें ना एक रिएक्टेंट है ना एक प्रोडक्ट है, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं, दोनों कंपाउंड है, तो यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट था। इस रिएक्शन में ये वाला देखो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ना एक रिएक्टेंट है ना एक प्रोडक्ट है, क्या है, दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, दोनों कंपाउंड एलिमेंट नहीं है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। इस तरीके से हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखा, फिर हम लोगों ने डिकम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और फाइनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखा कि कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ये तो इस टाइप के हो गए जहाँ पे आपको ऑप्शंस रिएक्शंस के फॉर्म में दिए होंगे और आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसका इन्वर्स कर देते हैं, बहुत अलग नहीं होता है, इसका इन्वर्स कर देते हैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में कि बस एक रिएक्शन देंगे, उसका आपको पहचानना है कि कौन सा ये रिएक्शन है। तो ये तो सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा उससे वेरिएशन नहीं हो, करीब करीब उसी टाइप का ही क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन है जिसमें कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड ये दोनों रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दो रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। पूछा ये कि ये केमिकल इक्वेशन किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। कॉम्बिनेशन के लिए कैसे चेक करते हैं, एक प्रोडक्ट होना चाहिए, दो प्रोडक्ट हैं, कॉम्बिनेशन नहीं है। डिकम्पोजिशन के लिए एक रिएक्टेंट होना चाहिए, दो रिएक्टेंट है, डिकम्पोजिशन नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट नहीं होना चाहिए। सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट तो नहीं है, लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और दो कंपाउंड तब रिएक्ट करते हैं जब वो डिकम्पोजिशन होता है। दो कंपाउंड तब रिएक्ट करते हैं जब डिकम्पोजिशन होता है, सिंगल प्रोडक्ट ना हो, सिंगल रिएक्टेंट ना हो, तो ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का केस बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि पहले अभी तक केमिकल इक्वेशंस को लिख रहे थे ऑप्शंस में, यहाँ पे इन्वर्स कर दिया, केमिकल इक्वेशन को आपने एक दिया और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूछ लिया। तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे कहीं पे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा रिएक्शन में कौन से एग्जांपल्स होते हैं। जो हमने मेथड बताया उसके अकॉर्डिंगली अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो अपने आप आइडेंटिफाई कर ले जाओगे। अगर ये मेथड पहले से पढ़ रखे थे तो बहुत अच्छा है, वो तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा था उनको भी पता चल जाएगा। तो ये जो है कुछ मेथड्स होते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें व्हेन अ स्ट्रिप, अब ये जो है ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं देगा। अभी तक हम लोग इक्वेशंस के साथ काम कर रहे थे, यहाँ पे इक्वेशन नहीं देगा, और जनरली स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आने लगती है, हमारी रेगुलर क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को हमने ऑब्जर्व किया है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए हमने सोचा था एमसीक्यू सेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस रख लेंगे। इन क्वेश्चंस में क्या रहता है कि आपको अलग से केमिकल इक्वेशन नहीं देगा, तो इनमें सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन फॉर्म करिए, गिवन डेटा से केमिकल इक्वेशन बनाइए, और फिर आप ये देखिए कि इस केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल रिएक्शन की जो बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, वो केमिकल रिएक्शन इन चारों में से कौन सा है। तो हम लोग जो है पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जिंक मेटल, तो आप जो है जिंक लिख लो, केमिकल इक्वेशन बना लिया जाता है, इससे समझने में आसानी होती है। फिर आपको कह रहा है कि इस जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस किया इन्होंने। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें कि कॉपर सल्फेट को हमेशा ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन से याद रखना है हमें। कहीं पर भी इस पूरे चैप्टर के किसी क्वेश्चन में कहीं पर ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन की बात किया और तुम्हें फौरन याद रखना है कि दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है, ये बिल्कुल याद रखो। अक्सर इसको रिपीट करते हैं क्वेश्चन में, इसलिए। तो हमने क्या किया, जिंक मेटल दिया था, जिंक को लिख दिया, कॉपर सल्फेट में जिंक को प्लेस किया है तो लिख दिया। अब क्योंकि जिंक को कॉपर सल्फेट के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो मतलब ये है कि इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए। मेटेलिक कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड, मतलब कि अब आपको इन रिएक्शन के बाद मेटेलिक कॉपर मिल रहा है। मेटेलिक कॉपर से मतलब कॉपर अलग, प्योर कॉपर अलग मिल रहा है। अभी कॉपर कहाँ था, सल्फेट के साथ था, SO4 के साथ, आपको कॉपर अलग मिलेगा एज अ प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट में। अच्छा, क्या सिर्फ मेटेलिक कॉपर मिल रहा है प्रोडक्ट में, नहीं, आगे कह रहे हैं एंड अ सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक सल्फेट इज फॉर्म। एक सॉल्यूशन भी बनता है जो जिंक सल्फेट का होता है, यानी कि यहाँ पे आपको एक और प्रोडक्ट मिला है जिंक सल्फेट। अब ये आगे रिएक्शंस पे कि कौन सा रिएक्शन नहीं है। तो अगर एक प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता,
नहीं है ये कॉम्बिनेशन। एक यहाँ पे रिएक्टेंट होता तो ये डिकम्पोजिशन होता, ऐसा नहीं है तो ये डिकम्पोजिशन भी नहीं है। अगर यहाँ पे आपको एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं तो अब आप ये चेक करोगे कि क्या यहाँ पे एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे एलिमेंट जिंक और कंपाउंड कॉपर सल्फेट ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। और एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं और आपका ना एक सिंगल प्रोडक्ट हो ना सिंगल रिएक्टेंट हो, तो आप कहते हो कि इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला ये वाला हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें जो है एक चीज हम बता दें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमने मेथड बताया ना कि कैसे पहचानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम तुम लोगों को 3 स्पेसिफिक रिएक्शन बताने जा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर इनको तुमने याद रख लिया या नोट कर लिया, नोट करते चलो। वैसे तो हम रिकॉर्डेड वीडियो है ये, तो इसको अगर तुम लोग बाद में चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो कांटेक्ट नंबर पे, वहाँ से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे हम। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए होगी तो वो भी सेंड कर देंगे, बट अगर अभी नोट कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, अभी कर लोगे। तो अगर यहाँ पे हम अभी बताने ये जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने कैसे समझना है, ये बताया कैसे आइडेंटिफाई करना है। इम्पॉर्टेंट अब ये भी बात है कि हम लोग कैसे कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली क्वेश्चंस में पूछ लेता है वो लिख लें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ पे बहुत सारे होते हैं और इनमें कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे कलर्ड इन्वॉल्व होते हैं। कलर्स इन्वॉल्व जहाँ पे होते हैं ऐसे रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कलर इन्वॉल्व होने से मतलब कि रिएक्टेंट्स का कुछ कलर बताएगा, बाद में प्रोडक्ट्स भी कुछ कलर के होंगे। तो जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कलर्ड होते हैं ऐसे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। कलरलेस रिएक्टेंट्स और कलरलेस प्रोडक्ट वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं। हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट में लिखवाने जा रहे हैं, इन 3 को लिख लो। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे जनरली, क्योंकि इन्हीं में से देखा गया है कि आते हैं। एक तो हमने यहाँ पे जो जिंक और कॉपर सल्फेट का लिखवाया है सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, जो अभी इस क्वेश्चन में भी था। एक तो ये होता है, यहाँ पे क्या रहेगा याद रखना कि ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन रहता है, उसमें एक मेटल के पीसेस को आपने ड्रॉप किया और यहाँ पे जो कॉपर मिलता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन। तो अब इसको कैसे पहचानना है, इसको ऐसे पहचानना है कि कहीं पर भी आपको ये दिया हो क्वेश्चन में कि किसी ब्लू सॉल्यूशन में कुछ मिलाया और रेड ब्राउन कलर का कोई चीज मिली, जहां ब्लू पहले और बाद में रेड ब्राउन आपको मिले, ये चीज दोनों चीजें फौरन समझ जाओगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस रिएक्शन की बात हो रही। और सिमिलर केस जो है एमजी के साथ होता है, जिंक के अलावा सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्ट यही केस एमजी के साथ होता है कि एमजी प्लस कॉपर सल्फेट दिया होगा और यहाँ पे आपको एमजी कॉपर अलग मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। जो जिंक का काम था जिंक की जगह एमजी लिख दो, जिंक एमजी बिल्कुल सेम चलते हैं, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इनको अलग से जो है नहीं समझना है, एक ही साथ है। यहाँ पे भी वही होगा, ब्लू सॉल्यूशन रहेगा और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये चीजें जो है याद रखने वाली हैं कि कलर के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि बहुत आते हैं कलर वाले, अभी हमने आगे कुछ क्वेश्चन वैसे लिए वहां से और समझोगे। डिस्प्लेसमेंट में ये 2 रिएक्शन और एक थर्ड होता है, वो थर्ड हम लिखने जा रहे हैं, Fe प्लस CuSO4। यहाँ पे ये ब्लू कलर्ड है सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का तो ब्लू होता ही है। Fe और यहाँ पे आपका कॉपर भी निकलेगा, कॉपर निकलेगा, बट यहाँ पे साथ में FeSO4 भी निकलेगा। कॉपर रेड ब्राउन अगेन रहेगा जैसे अभी तक था, लेकिन FeSO4 यहाँ पे ग्रीन कलर का रहेगा। अभी तक तुम लोग देखो तो ऊपर MgSO4 ZnSO4 इनके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि जनरली ये कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर आयरन आप ले रहे हो ब्लू सॉल्यूशन के साथ, आयरन मेटल, तो आपको ग्रीन सॉल्यूशन रिजल्ट में मिलेगा। तो अगर कहीं पे ब्लू रेड ब्राउन के साथ ग्रीन भी दिया हुआ है तो आपको समझना है कि ये डिस्प्लेसमेंट में आयरन वाला केस। डिस्प्लेसमेंट में यही 3 होते हैं। जिंक Mg का बिल्कुल एक जैसा होता है, ब्लू से रेड ब्राउन मिलता है। आयरन का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ब्लू से आपको रेड ब्राउन मिलता है और साथ में ग्रीन मिलता है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का केस है। 7 पे आते हैं। जिन लोगों को ऑप्शंस ये भी है कि जिनको ऑप्शन समझ में आ रहे हो वो पहले हमको ऑप्शन बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन अपने जो है जो भी वो बताते रहो। 7th में, ऑन हीटिंग ऑफ अ लेड कंपाउंड, लेड एक मेटल, उसका कंपाउंड आपने हीट किया है यहाँ पे, और लेड मेटल का जब आपने कंपाउंड हीट किया है तो ऑक्साइड ऑफ लेड आपको मिल रही है अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ अनदर गैस। तो पहले हम सिंपली हमने क्या कहा,
वर्ड्स में दिया है तो केमिकल इक्वेशन बनाओ, पहले कुछ मत सोचो। तो पहले यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बना लो। सबसे पहले आपके पास क्या है, लेड का एक कंपाउंड है, तो लेड का कोई भी कंपाउंड है यहाँ पे लिख लो ऐसे, लेड कंपाउंड, क्योंकि नहीं पता ना कौन सा है तो लेड कंपाउंड लिख लिया। लेड होता है पीबी। इसको आप सिंपली हीट कर रहे हो, मतलब इसके साथ आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और यहीं से सारा जो है क्वेश्चन खत्म। कैसे? आप क्या कर रहे हो कि बस एक रिएक्टेंट लेके उसको हीट कर रहे हो। अब यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट बनते रहे, हमें तो बस एक रिएक्टेंट मिला ना, और एक रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन का केस होता है। तो ये जो है डायरेक्टली हम लगाएंगे डिकम्पोजिशन, इसमें हमको आगे जाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तो इसलिए जो है अगर आप एक मेथड के अकॉर्डिंग करते हो क्वेश्चंस को तो क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। एमसीक्यू का ये अपना एक बड़ा एडवांटेज है सब्जेक्टिव के ऊपर। तो ये जो है एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्विक लाइम इज प्लेस्ड इन वाटर विद विच इट रिएक्ट्स विगरसली टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम। पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज लिखते हैं। कैल्शियम के 3 कंपाउंड्स होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो पहले अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लो, बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदिति का आंसर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। यहाँ पे हम ये बता रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इनको सक्सेशन में याद रखो और इनके नाम याद रखो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं और इसी को क्विक लाइम भी कहते हैं। पहले तो नाम याद रखो दोनों का। जिन लोगों को नहीं पता वो नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है। तो ये एक तो जो है हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन का ही आंसर आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो यहाँ पे बता दें कि कैल्शियम ऑक्साइड को ये नाम देते हैं इन सबको। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप वाटर का एडिशन करते हो तब आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हो तब आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन। इनको एक ऑर्डर में याद रखोगे तो याद रखने में आसानी होगी। इनके नाम बहुत मिलते जुलते होते हैं, फॉर्मूला भी मिलते जुलते होते हैं, इसलिए अक्सर जो है एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इनको याद रखो ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्विक लाइम के बारे में बात की। क्विक लाइम CaO होता है और इसको वाटर में प्लेस किया है, मतलब ये कि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं विथ विच इट रिएक्ट्स विगरसली टू फॉर्म स्लेट लाइम। क्या बन रहा है? स्लेट लाइम बन रहा है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सॉरी कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक खाली आपको मिल रहा है क्या, प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है। इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डी हो जाएगा ऑप्शन इसमें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही था ही, तो अच्छा है, क्लियर हो रहा है तुम लोगों को। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कलर वाले रिएक्शंस पे। हमने बताया था कि कलर्ड वाले रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछता है। कलर वाले रिएक्शंस कैसे याद रखोगे? इनकी ट्रिक नहीं होती है, इनको याद करना होता है। अब देखो भाई, केमिस्ट्री का मतलब ही ये है कि मेमोराइजेशन। केमिस्ट्री है तो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस फिर भी हमने मिनिमम ऐसे निकाल लिए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम लोगों ने अगर स्टडी किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो वहां से तुम लोग को खुद भी पता होगा कि ये कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो रिकर होते रहते, बार बार आते हैं, है ना। तो उनको हमने यहाँ पे लिया है। इन रिएक्शंस को याद कर लोगे तो चांसेस यही हैं कि आगे जब पेपर में बैठोगे तो वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को समझने में। तो फेरस सल्फेट, हाँ कुछ लोगों का आंसर फेरस सल्फेट आ रहा है, करेक्ट ही है। ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस X इज हीटेड टू गिव अ ब्राउन कंपाउंड। इसमें हम पूरा रिएक्शन लिख रहे हैं। फेरस सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो ग्रीन कलर का होता है, और पीछे हमने एक रिएक्शन में बताया भी था अभी। इसको जब हीट करते हैं तो इसका बड़ा जो ये फेवरेट रिएक्शन है बोल्ट का, अक्सर इसको देता है। तो इसमें आपको मिलता है Fe2O3 विच इज ब्राउन कलर, फेरिक ऑक्साइड मिलती है Fe2O3। साथ में आपको SO2 और SO3 मिलती है। इसमें से जो SO2 है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसी की वजह से बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। इसी की वजह से बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन इसको तुम्हें याद रखना है।
इस रिएक्शन को याद रखना है कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, उसकी हीटिंग होती है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है अगेन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक रिएक्टेंट है। हीटिंग करके आपको फेरिक ऑक्साइड मिलता है ब्राउन कलर का। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलती है, बट उसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल सल्फर डाइऑक्साइड के जैसे आती है। तो उसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा फेरस सल्फेट। सब्सटेंस एक्स कौन सा है? फेरस सल्फेट, उसी को आपने हीट किया है, ग्रीन कलर सब्सटेंस एक्स, जिसको आपने हीट किया था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा एक। तो इस रिएक्शन को हमें कलर्ड वाले में याद रखना है, इसके लिए कोई आपको ट्रिक नहीं काम करेगी। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, शाहिद का क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जहाँ पे आपको कोई प्रेसिपिटेट अलग से मिलता है। मतलब कि प्रोडक्ट ऐसा बने आपका, कई प्रोडक्ट्स बने, लेकिन उनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व ना हो पाए और सॉल्यूशन में आपको अलग से दिखने लगे, तो ऐसे जो है रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जनरली ये रिएक्शंस जो है डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में जनरली जो है ये आपको मिलेगा प्रेसिपिटेशन। और वेट करना जरा। अच्छा, ये लिंक एक्सपायर क्योंकि हो रही है टाइम लिमिट की वजह से, तो हम जो है एक नई लिंक भेजेंगे। उस नई लिंक पे तुम लोग जो है ज्वाइन करोगे, वहाँ पे हम फर्दर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम चैट बॉक्स में दूसरी लिंक सेंड कर रहे हैं, वहाँ पे तुम लोग फर्दर इस लिंक पे ज्वाइन करोगे, वहाँ पे हम आगे क्वेश्चंस करवाते हैं। अभी नहीं, अभी तो पहले यहीं पे रहो, जब ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो वहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, हमने चैट बॉक्स में भेज दिया लिंक, वहाँ पे तुम लोग जो है वहाँ पे ज्वाइन कर। और नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि कलरलेस सब्सटेंस है जिसको हीट करने पे एक येलो लेड कंपाउंड मिल रहा है और साथ में आपको ब्राउन फ्यूम्स ऑफ गैस मिल रही है। ये रिएक्शन भी कलर्ड रिएक्शन है और इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। कलरलेस सब्सटेंस, किसी को अगर इसमें समझ में आ रहा तो बता देगा। लेड नाइट्रेट, ये जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं के अकॉर्डिंग कर लो। लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पे ये जो लेड ऑक्साइड है, येलो कलर इसके वजह से आता है, NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं NO2 की वजह से। तो ये इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन को भी याद रखना है, एक फेरस सल्फेट वाला, एक लेड नाइट्रेट वाला, और दोनों डिकम्पोजिशन है, ये भी डिकम्पोजिशन है। इसको हीट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट है, कलरलेस सब्सटेंस कौन सा? लेड नाइट्रेट। आपको क्या मिल रहा है? लेड ऑक्साइड, जो येलो कंपाउंड की बात किया यहाँ से कि येलो लेड का कंपाउंड, और ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे हैं गैस के। ब्राउन फ्यूम्स होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, और भी कुछ स्टूडेंट्स का था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आंसर, तो ये करेक्ट आंसर है। अब इसके आगे के जो रिएक्शंस हैं वो हम क्वेश्चंस जो हैं, सॉरी, वो हम नेक्स्ट हमने जो लिंक भेजी है वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये बीच में ब्रेक हो जाएगा।